तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ इंसाफ की देवी। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। कुछ ही देर में तेरा बयान अदालत में होगा। एक भी शब्द अपनी तरफ से जोड़ने से पहले एक बार अपनी बूढ़ी माँ का चेहरा याद कर लेना जो इस समय हमारी कैद में है। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। मैं वही करूँगा जो तुम कहोगे। और फिर गवाह राजेश वल्द महेश चावला अदालत में हाजिर हो जाओ। मेरी बातें याद रखोगे तो ज़िंदगी भर ऐश करोगे। गीता पर हाथ रखकर कसम खाओ कि तुम जो कहोगे, सच के सिवा कुछ न कहोगे। मैं कसम खाता हूँ। तुम्हारा नाम राजेश चावला। तो मिस्टर चावला, 19 अगस्त की रात आपने क्या देखा? आप गलत समझ रहे हैं वकील साहब। 19 अगस्त की रात मैंने पहले कुछ देखा नहीं बल्कि सुना था। वही बताओ, क्या सुना था? एक चीख की आवाज़। स्पष्ट कीजिए मिस्टर चावला कि वह चीख की आवाज़ कैसी थी? मेरे बराबर वाले मकान के बरामदे में खून से लथपथ पड़ी तड़प रही एक औरत की। क्या वह औरत मिसेज अनीता थी? जी हाँ वकील साहब। और फिर क्या हुआ? मैं तेजी के साथ लाश बन चुकी अनीता के निकट पहुंचा। तब तक कई और लोगों के साथ अनीता के पति मिस्टर आलोक कोठारी भी वहां आ गए थे। इसके बाद कोठारी साहब ने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया और बस यही कहानी है जज साहब। इसी पल। राजू, क्या बक रहे हो? अदालत को बताती क्यों नहीं कि आलोक कोठारी को तुमने अनीता को धक्का देते हुए देखा है? यह देखना अदालत का काम है। इंस्पेक्टर विनोद चावला, कार्यवाही जारी रखी जाए। सॉरी मिलॉर्ड। थैंक यू योर ऑनर। तो मिस्टर राजेश, आपने अनीता को छत से नीचे धक्का दिए जाते नहीं देखा जैसा कि चार्जशीट में दर्ज है। जज जी हाँ, केस आईने की तरह साफ है योर ऑनर। अनीता ने सांस की बीमारी से तंग आकर आत्महत्या कर ली, किंतु काबिल इंस्पेक्टर विनोद इसे जबरदस्ती कत्ल साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट्स ऑल योर ऑनर। अभियोजन पक्ष के वकील को कुछ कहना है? सिर्फ इतना योर ऑनर कि मुझे हकीकत का पता लगाने के लिए थोड़ा वक्त दिया जाए। आई ऑब्जेक्शन योर ऑनर। अदालत को यह नहीं भूलना चाहिए कि इंस्पेक्टर विनोद इस घटना के चश्मदीद गवाह का बड़ा भाई है। गवाही बदली भी जा सकती है। और ठीक इसी पल उछल पड़ा राजेश। अरे माँ तो यहाँ अदालत में। इसका मतलब मुझसे झूठ बोला गया कि ओह। घटना के चश्मदीद गवाह के बयानों को सुनने के बाद अदालत इन नतीजों पर पहुंची है कि यह केस कत्ल का नहीं है बल्कि आत्महत्या का है। इसलिए ठहरिए जज साहब, मेरी माँ की जान खतरे में है। भैया माँ को बचाओ। यह सुनते ही अदालत में अफरा तफरी सी मच गई, जबकि राजेश चीख चीख कर कहता चला गया, जज साहब, मेरी माँ को मार डालने की धमकी देकर मुझे गवाही बदलने पर मजबूर किया गया था। अनीता कोठारी ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसकी हत्या की गई है जज साहब। क्या? कौन है हत्यारा? और मैंने उसकी सूरत को अच्छी तरह से देखा था। वह आह राजू, आह खून खून। इंस्पेक्टर विनोद चीते की सी तेजी के साथ बाहर लपका। साइलेंसर युक्त रिवॉल्वर से गोली मुख्य दरवाजे से चलाई गई है। हत्यारा अभी ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। वह रहा। मैं तेरा पीछा पताल तक भी नहीं छोड़ूंगा कुत्ते। अगले ही पल इंस्पेक्टर विनोद की जीप बंदूक से निकली गोली के समान अदालत कंपाउंड से निकलकर उस नीली कार के पीछे लग गई। तब तक वह हॉलिस्टर में से रिवॉल्वर बाहर निकाल चुका था। दूसरे ही पल धाएं। ओह, वह कार को आड़ी तिरछी चला रहा है। निशाना चूक गया। तभी अगली कार से भी फायर किया गया। धाएं। अगली कार से तुरंत ही एक और फायर हुआ। फटाक। टायर तेज आवाज के साथ शहीद हो गया। इंस्पेक्टर विनोद ने जीप को नियंत्रित करने की भरपूर चेष्टा की, किंतु वह जीप को एक वृक्ष से टकराने से न रोक सका। अगली पल एक भीषण धमाके के साथ जीप में आग लग गई। अब इंस्पेक्टर विनोद के पास सिवाय हाथ मलने के अन्य कोई चारा न था। हत्यारे, एक न एक दिन तुझे कानून के हवाले करके रहूंगा। उधर गोली लगने के कारण राजेश की तुरंत मृत्यु हो गई थी। संदेह का लाभ उठा आलोक कोठारी, जो पहले ही जमानत पर छूट चुका था, को बरी कर दिया गया। मां के बयान ने यह सिद्ध हो गया कि उसे किसी ने बंदी नहीं बनाया था बल्कि वह अपने बेटे के लिए मंदिर में प्रार्थना कर रही थी। फिर शाम को राजेश का अंतिम संस्कार कर दिया गया। आह मेरे लाल, उफ भगवान, यह दृश्य दिखाने से पहले तूने मुझे मौत क्यों न दे दी? हिम्मत से काम लो माँ, हौसला रखो। अगले दिन। हेलो ऑपरेटर, इंस्पेक्टर विनोद स्पीकिंग। परिवहन निर्देशालय के पंजीकरण अधिकारी से बात कराओ। 1 मिनट होल्ड प्लीज। आधे मिनट पश्चात। यस इंस्पेक्टर साहब, आप मिस्टर आचार्य से बात कर सकते हैं। थैंक यू। आचार्य की आवाज़ सुनते ही वह बोला, देखिए मुझे इसी वक्त एक कार के मालिक का नाम पता चाहिए प्लीज़।
इट्स अर्जेंट। नंबर क्या है? 10 मिनट पश्चात इंस्पेक्टर ने पुनः नंबर डायल किया और DVA4444 नाम व पता नोट कीजिए इंस्पेक्टर। और उधर से जिस व्यक्ति का नाम व पता बताया गया उसे सुनकर उसका संपूर्ण जिस्म गुस्से से कांप उठा। आंधी तूफान के समान जीप दौड़ाता हुआ वह उस पते पर पहुंचा। फिर किसी जिन्न के समान ही जीप से बाहर निकलकर वह कोठी में प्रवेश कर गया। कमरे के बंद दरवाजे को इंस्पेक्टर ने खटखटाने की कोशिश नहीं की। धड़ाम। तो तुम? विनोद ने बिना कुछ कहे कोठारी को गिरीबान से पकड़कर कुर्सी से उठाया और खूनी स्वर में गुर्राया, DBA4444। इस नंबर को पहचानते हो? ये क्या बदतमीजी है? क्या पूछताछ का यही तरीका है? अब तरीका भी मुझे तुझसे सीखना पड़ेगा क्या? ओह, बताओ कोठारी, DBA4444 किधर है? उसकी चोरी जाने की रिपोर्ट तो मैं कल ही लिखा चुका हूँ। यह सुनते ही इंस्पेक्टर विनोद मन ही मन चौंक पड़ा। क्या? ओह, तुम्हारा फ़ोन किधर है? वह रहा तुम्हारे पीछे। हेलो इंस्पेक्टर विनोद हियर। DBA4444 की रिपोर्ट किस समय लिखाई गई? कल रात 8:15 बजे। फ़ोन के पश्चात कल अदालत 4:15 बजे तक उठ चुकी थी, पर तुमने रिपोर्ट 8:15 लिखवाई, ऐसा क्यों? केस जीत जाने की खुशी में मेरे वकील मिस्टर भल्ला ने एक छोटी सी पार्टी दे डाली थी। वहाँ से निकलने के बाद ही मुझे गाड़ी चोरी चले जाने का पता चला। ओह, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं कोठारी। तू भले ही अपनी पत्नी अनीता की हत्या के केस को आत्महत्या सिद्ध कर चुका है, लेकिन मैं तेरे चेहरे से शराफत का नकाब नोच कर ही रहूँगा। मगर मेरा यकीन करो इंस्पेक्टर, मैंने अनीता की हत्या नहीं की। अपनी बीमारी से तंग आकर उसने आत्महत्या कर ली है। तुम्हें छत पर राजेश ने देखा था, तुमने उसे धक्का नहीं दिया था, तो उस वक्त तुम वहाँ क्या कर रहे थे? मेरी अक्ल मारी गई थी इंस्पेक्टर, मेरा दिमाग शक के कारण पागल हो गया था। सीढ़ियाँ चढ़ती अनीता क्या पीछा करने लगा मैं। इस समय वह छत पर क्या करने जा रही है? वह सीढ़ियाँ चढ़ गई। मैं कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर सीढ़ियों की ओर बढ़ा ही था कि मेरे कानों में एक तेज चीख गूंज गई। चीख की आवाज़? यह तो अनीता की चीख थी कहीं। उफ! मैं घबराया हुआ कई सीढ़ियाँ एक साथ चढ़ता हुआ छत पर पहुंचा। छत पर अनीता कहीं नहीं थी। मैंने उसे पुकारा, अनीता, अनीता। कोई उत्तर मुझे नहीं मिला। मैं धड़कते दिल से टेरेस की ओर बढ़ा और फिर नीचे अनीता की लाश देखते ही मेरे होश उड़ गए। पसीने पसीने हो उठा मैं। हे भगवान, नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी अनीता नहीं मर सकती। तभी मेरे दिमाग में एक धमाका सा हुआ। बेवकूफ़, नीचे अनीता की लाश पड़ी। अगर किसी ने तुझे यहाँ इस अवस्था में देख लिया तो तुझे हत्यारा ही समझ बैठेगा। और मैं घबरा कर वापस कमरे में भागा। फिर जब शोर शराबा सुनकर बाहर निकला, तुम्हारी बीवी ने छत से कूदकर जान दे दी है कोठारी। अनीता मर चुकी है कोठारी साहब, यह सब कैसे हुआ? और तभी तुम राजेश के साथ वहाँ पहुँच गए। मैं तुम्हें मिसेज अनीता के हत्या के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ कोठारी। हत्या? क्या हत्या? मैंने देखा है, आप उस समय छत पर खड़े थे। तब तो हत्या की होगी इसने। उसकी कहानी सुनने के बाद इंस्पेक्टर विनोद बोला, यह कहानी तुमने अदालत में क्यों नहीं सुनाई? उससे पहले कि राजेश का खून हो गया। यह कहानी सच है तो फिर राजू का कत्ल किसके इशारे पर किया? उसे गवाही बदलने पर मजबूर किसने किया? यही गुत्थी तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही है। ऐसा किया तो किस मकसद से, किसने? ठीक है कोठारी, मैं तहकीकात करूंगा, लेकिन अगर तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत मिल गया तो तुम अनीता के साथ ही मेरे राजू की हत्या के भी जिम्मेदार हो गए। कहने के साथ ही इंस्पेक्टर वहाँ से चलने को हुआ। तभी अरे, उस टैक्सी से तो मेरा भाई उतर रहा है। मेरा छोटा भाई अजय कोठारी। यह कहाँ रहते हैं? अजय कोठारी उनके पास पहुँच गया। भैया, यह सब कैसे हुआ? भाभी ने आत्महत्या कर ली। क्यों? होनी को कौन ठा सकता है अजय, लेकिन तुम इतना लेट क्यों हो गए? क्या तार नहीं मिला था? 22 को तुम्हारा तार मिला और 23 की सुबह ही मैं दिल्ली की गाड़ी से निकल पड़ा। अब स्टेशन से सीधा टैक्सी पकड़कर आ रहा हूँ, जबकि आज 25 तारीख है। आपके पास त्रिवेंद्रम से दिल्ली का टिकट तो होगा ही? जी हाँ, यह रहा मेरा टिकट। लेकिन आप यह सब क्यों पूछ रहे हैं? 19 अगस्त से आज तक काफ़ी कुछ घट चुका है मिस्टर अजय, इसलिए हर व्यक्ति की जांच जरूरी है। टिकट तो इस 23 अगस्त का ही है। उसके बाद इंस्पेक्टर दोनों से इजाज़त लेकर चल पड़ा। वह टैक्सी अभी ज़्यादा दूर नहीं गई होगी। यह टिकट तो इसे रेलवे स्टेशन के निकासी द्वार पर टीसी को दे देना चाहिए था, लेकिन मेरे मांगते ही इसने टिकट मुझे सौंप दिया। क्यों? और वह रही DBH 5969। रोको, टैक्सी रोको। अरे पुलिस! अभी अभी जिस सवारी को तुम उसके घर उतार कर आ रहे हो, वह सवारी तुमने कहाँ से ली थी? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से साहब। ओह अच्छा, अब तुम जा सकते हो।
इस टिकट के विषय में नई दिल्ली स्टेशन पर पूछताछ करनी होगी। फिर नई दिल्ली स्टेशन पर सुनो, त्रिवेंद्रम से कुछ देर पूर्व कौन सी गाड़ी आई है? हिमसागर एक्सप्रेस। आप 12 नंबर प्लेटफॉर्म पर देख लें, गाड़ी तो वहाँ नहीं है। अरे भाई, सुनना सुनना कि हिमसागर एक्सप्रेस, वह तो यार्ड में गई जनाब। टिकट परीक्षण रूम में जाकर पता करना होगा। देखिए, मुझे हिमसागर एक्सप्रेस के इस सेकेंड क्लास टिकट के विषय में पूछताछ करनी है। इस टिकट की सवारी तो मेरे डिब्बे में ही थे। ओह, मुझे इसका नाम पता वगैरह मालूम करना है। टिकट नंबर 275674। ये रहा। कोई मिस्टर सुरेश छोरवाल है। उसका हुलिया इत्यादि अगर आपको याद हो तो केवल इतना बता सकता हूँ कि देखने में वह खासा लंबा, शरीफ, खुशमिजाज टाइप का आदमी था। और फिर इंस्पेक्टर वापस जाने के लिए अपनी जीप के निकट पहुंचा ही था कि अरे, यह क्या? इंस्पेक्टर विनोद ने जल्दी से के साथ चाकू को रुमाल की मदद से अलग किया, कागज का पर्चा निकाल कर पढ़ने लगा। अनीता और राजू की हत्या की तफ्तीश बंद कर दो। अनीता का हत्यारा मारा जा चुका है। पत्र पढ़ते ही उसकी खोपड़ी अंतरिक्ष के चक्कर लगाने लगी। ओह नो, यह कैसे हो सकता है? किसने लिखा है यह पत्र? आसपास कोई संदिग्ध व्यक्ति भी दिखाई नहीं पड़ रहा। ओह, यह गुत्थी तो और उलझ गई। अनीता के हत्यारा मारा जा चुका है। कौन था हत्यारा? हत्यारे को मारने वाला कौन था? राजू की हत्या किसने की? उफ, कहीं कोठारी बंधुओं में से तो किसी की हत्या नहीं हो गई? कहीं शतरंज की यह कोई नई चाल तो नहीं फेंकी उन्होंने? मुझे इस चाकू पर से उंगलियों के निशान उठवाने होंगे। इसी पल इंस्पेक्टर के पांव ब्रेक पर कस गए। माँ, तुम यहाँ? अरे विनी बेटे, तू? मैं तो इधर कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर जा रही थी, लेकिन यहाँ ये 3 व्हीलर खराब हो गया। और ओह, आओ माँ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, चलो। फिर माँ को मंदिर के निकट छोड़ने के बाद एक पब्लिक फ़ोन से इंस्पेक्टर विनोद कोठारी का नंबर मिलाया। कुछ देर बाद दोनों कोठारी ब्रदर्स जीवित हैं। तो फिर वह पत्र, अनीता का हत्यारा, आखिर किसने की हत्या? आखिर किसने किसकी हत्या कर दी है? ओह, लगता है आज दिमाग पूरी तरह से खराब होकर रहेगा। अगले दिन पुलिस स्टेशन में। मैं इन्हें ले आया हूँ सर। आइए आइए अजय कोठारी साहब, मुझे आपका इंतज़ार था, बैठिए। लेकिन मुझे इस प्रकार थाने क्यों बुलाया गया इंस्पेक्टर साहब? पहले यह बताइए मिस्टर आलोक कोठारी आपके साथ क्यों नहीं आए? आज उनका लीव खत्म हो गई थी, केवल आपने मुझे बुलाया है। ओह, आपसे कुछ पूछताछ करनी है मिस्टर अजय, और मेरी किसी भी बात का जवाब गलत देने की कोशिश मत करना। मैं समझा नहीं। मैं समझाता हूँ। आप त्रिवेंद्रम से दिल्ली कब आए थे? कल ही, आपके सामने ही तो। बकवास। मुझे सच सच बताइए मिस्टर अजय कि आपने दिल्ली में कदम कब रखा? कमाल कर रहे हैं आप मेरा टिकट चेक कर चुके हैं। आपने उस टिकट पर यात्रा नहीं की थी। उस टिकट पर किसी छोरवाल नाम के व्यक्ति ने यात्रा की है। यह बात मैं अभी भी साबित कर सकता हूँ। यह तो आप साबित कर सकते हैं कि मैंने इस टिकट पर यात्रा नहीं की, लेकिन कोई भी हत्या मैंने की है, यह सरासर गलत है। मैंने किसी की हत्या नहीं की। ओह, लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ कुछ नहीं कहा। यह सुनते ही अजय चौंक पड़ा और फिर सहसा ही उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, लगता है अब कुछ भी छिपाना बेकार है। हाँ, मैं 19 अगस्त की रात ही यहाँ आ गया था। ओह, तो मेरा शक सही निकला। अब यह भी बता दो कि कल तुम कहाँ छिपे रहे? बताता हूँ। 19 अगस्त की रात में दिल्ली आ गया था, लेकिन घर जाते समय राह में न जाने साहब एकाएक ही इसे क्या हो गया है। कोई बात नहीं, वैसे भी अब मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं है, मैं पैदल निकल जाऊंगा। पैदल चलता हुआ जिस समय मैं घर पहुंचा, अरे यह छत पर तो अनीता भाभी है, और यह उसके साथ कौन है? यह आलोक भैया तो हरगिज नहीं हो सकते। यह सोचते ही यह साये की पीठ मेरी तरफ थी। मेरे दिमाग ने सरगोशी की। अनीता भाभी के साथ यह साया कौन है, और आधी रात के वक्त यहाँ क्या कर रहा है? मुझे छिप कर पता करना होगा। लेकिन अभी मैं छत तक पहुँचा भी नहीं था कि ओह नो, यह चीख तो, माय गॉड, क्या हुआ? अनीता भाभी को कहीं उस साये ने उन्हें मैंने ऊपर पहुँचकर नीचे झाँका। हे भगवान, उस साये ने अनीता भाभी को खून कर दिया है। अचानक सीढ़ियों पर आहटे गूंजी। मैं सिर से पांव तक थर्रा उठा, क्योंकि अगर कोई मुझे उस अवस्था में वहां देख लेता तो मुझे ही हत्यारा समझ बैठता। मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए। मैं तुरंत रेन पाइप द्वारा नीचे उतर गया। नीचे पहुंचकर मैंने अपनी अटैची उठाई और तीर की तरह से भाग निकला। कुछ आगे ही वही टैक्सी वाला खड़ा था। अरे साहब, आप वापस लौट आए? हाँ, घर पर ताला पड़ा है, मुझे रात किसी होटल में गुजारनी पड़ेगी। और बस इंस्पेक्टर साहब, फिर मैं कनॉट प्लेस स्थित रंजीत होटल पहुंच गया। ओह, लेकिन ये सच है तो
तुम कल तक होटल में पड़े क्या कर रहे थे? मुख्य बात यह है कि तुम हत्या वाले दिन ही दिल्ली कैसे पहुंच गए? 20 अगस्त को मेरा नौकरी का एक इंटरव्यू था, ये देखिए इंटरव्यू कॉल लेटर। ओह, न्यूज़पेपर के जरिए मैंने जाना कि घटनास्थल पर मेरी उपस्थिति का किसी को कोई पता नहीं चला है। कहानी अच्छी बना लेते हो तुम। क्या मतलब? यह क्यों नहीं हो सकता मिस्टर अजय कि तुम अपने घर गए, वहाँ तुमने आलोक के कत्ल करते देखा और बाद में अज्ञात व्यक्ति बनकर राजेश की को धमकी दी, गोली मारी ताकि तुम्हारे भैया निर्दोष साबित हो जाएं। नहीं नहीं नहीं, यह झूठ है। वह साया आलोक भैया का नहीं था। तो फिर किसका था? किसका था वह साया? यह मैं आपको बताता हूँ इंस्पेक्टर। और इस नए स्वर को सुनकर जहां अजय केवल चौंका, वहीं इंस्पेक्टर विनोद तो उछल ही पड़ा। कौन तुम कौन हो और अभी अभी क्या कह रहे थे? यस इंस्पेक्टर, उस घटना का चश्मदीद गवाह केवल आपका भाई राजेश ही नहीं बल्कि मैं भी था। राजेश का सहपाठी श्यामलाल, कॉलेज का BA सेकेंड का स्टूडेंट। मेरा नाम नरेंद्र भागर्व है। इन कत्लों के विषय में क्या जानते हो? बहुत कुछ इंस्पेक्टर, और वही बहुत कुछ बताने के लिए ही मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। उसने कहना शुरू किया। 19 अगस्त की उस रात माल लाए हो नरेंद्र? हाँ, यह लो। इस बार इंजेक्शन काफ़ी महंगा मिला है, लेकिन राजेश एजेंट 9 ने कहा है कि इस बार पिछला बकाया भी लेकर लौटूं। मैं कोशिश करूंगा, अन्यथा इस बार उसे इंजेक्शन नहीं दूंगा। तुम यहीं मेरा इंतज़ार करना। ओके, लेकिन ज़रा जल्दी लौटना। इंजेक्शन लाए हो? लाया हूँ, लेकिन बिना पिछले भुगतान के एक बूंद भी नहीं मिलेगी। तुम पर वैसे भी 2000 रुपये कर्ज हो चुका है। बोलो, देती हो या मैं चलूँ? नहीं प्लीज़, मैं तुम्हारी पूरी रकम तुम्हें सौंप दूंगी, लेकिन यह इंजेक्शन मुझे दे दो प्लीज़। मेरा दम घुटा जा रहा है। आज तो दम निकल जाएगा तब भी परवाह नहीं। बिना रुपये लिए एक बूंद भी नहीं दूंगा नशे की। और यह सुनते ही अनीता भूखी शेरनी की तरह राजेश पर झपटी। नहीं, यह इंजेक्शन तो मुझे देना ही पड़ेगा। ओह, वह दृश्य देखते ही राजेश की आंखों में खून उतर आया। कमीनी, तेरी एक तो मैं तेरी बीमारी पर तरस खाकर तुझे इंजेक्शन लाकर देता रहा, उस पर ये सुलूक। आज से तुझे इंजेक्शन की डोज मिलनी बंद समझो। आह, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारे पुलिसिया भाई के पास जाकर तुम्हारी सारी पोल खोल दूंगी। तब तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाओगे। ओह हमारी बिल्ली, हम ही से मैं हूँ। तुम मेरे बारे में बहुत कुछ जान गई हो। तुम्हारा जिंदा रहना मेरे लिए बेहद खतरनाक है। आज मैं तुम्हारा काम तमाम ही किए देता हूँ अगले ही पल। जाओ, अब तुम अपनी बीमारी से सदा के लिए निजात पा जाओगी। नीचे फर्श पर गिरते ही अनीता के प्राण फकेरों उड़ चुके थे। मेरी पोल खोलेगी हूँ। फिर राजेश भागकर मेरे पास पहुंचा और अनीता के कानों के बूंदे तथा मंगलसूत्र मुझे देता हुआ बोला, मैंने उसे मार डाला है। तुम यह लो और जल्दी भाग जाओ, और कम से कम 2 सप्ताह तक मुझसे मत मिलना। लेकिन तुमने खून? जाओ। ओह, बाद में मुझे पता चला कि अनीता की हत्या के जुर्म में हत्यारे लेक्चरर मिस्टर आलोक कोठारी को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि राजेश ने उन्हें धक्का देते हुए देखा था, जबकि यह बात गलत है। तुम कहना क्या चाहते हो कि मेरा भाई नस्ली दवाई का व्यापार करता था? नहीं राजू, ऐसा नहीं कर सकता। बताओ सच क्या है? किसने भेजा है तुम्हें यह कहानी पढ़ाकर? आप खामाखाही मेरे बयान पर शक कर रहे हैं। मैंने जो कुछ कहा सच है। यह देखिए, ये बूंदे और मंगलसूत्र अनीता के हैं। कोठारी साहब इसकी शिनाख्त कर लेंगे। लेकिन अगर ये सच है तो फिर राजू को भरी अदालत में किसने मारा? दूसरे ही पल इंस्पेक्टर विनोद कोठारी स्वर में बोला, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम मेरे पास खुद गिरफ्तार होने क्यों चले आए? जानते हो नस्ली जहर बेचने की जुर्म क्या सजा है? 10 साल की कैद। यकीन मानिए इंस्पेक्टर साहब, अनीता की मौत के बाद से ही मैं बहुत परेशान था। एक अपराध भावना मेरे दिलो दिमाग पर टूट पड़ी थी। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि इस काम में कभी हमें अपने हाथ खून से भी रंगने पड़ सकते हैं। बस अंत में मैंने आपको सब कुछ सच सच बताने का निश्चय कर लिया और यहाँ चला आया। मैं आपको एजेंट 9 का नाम पता भी देने को तैयार हूँ, जिससे हम वह जहर खरीदते थे। तभी सर, उस चाकू पर बनी उंगलियों के निशान की रिपोर्ट। ओह लाओ। इंस्पेक्टर रिपोर्ट पढ़ने लगा और पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें विचित्र से अंदाज में फैलती चली गई। ये कैसे हो सकता है? ठीक इसी पल फ़ोन की घंटी घनघना उठी। रिसीवर उठाकर कान से लगाने के बाद इंस्पेक्टर बोला, हेलो इंस्पेक्टर विनोद हियर। और फिर जो कुछ उधर से कहा गया उसे सुनकर इंस्पेक्टर विनोद बुरी तरह से चौंक कर बोला, क्या? ठीक है, उसे रोक कर रखना, मैं अभी आ रहा हूँ। नरेंद्र और कोठारी को वहीं रुकने को कह इंस्पेक्टर जल्दी से बाहर निकल गया। आंधी तूफान की तरह जीप दौड़ाता हुआ वह स्टेट बैंक की रूपनगर शाखा में पहुंचा, जहां शाखा प्रबंधक मिस्टर SP वाही उनका इंतजार
बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आइए इंस्पेक्टर साहब, मैंने बड़ी मुश्किल से उसे रोक रखा है। वह कमबख्त तो यहाँ तक कहता है कि यह चेक बिल्कुल असली है। देखते हैं। दोनों एक अन्य केबिन में पहुंचे। वह रहा, चेक पर साइन तो ठीक है। 10,000 की राशि का यह चेक कहाँ से आया तुम्हारे पास? बोलो, तुम्हें यह चेक क्यों दिया गया है? चेक एकदम असली है साहब, इस पर हस्ताक्षर जाली नहीं है। चाहो तो आप हस्ताक्षरकर्ता से इसकी शिनाख्त करवा ले। मैं और जब इंस्पेक्टर ने उस चेक के हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को खुद से संबंध बताया तो वह गुंडा सा दिखने वाला व्यक्ति बुरी तरह से घबरा कर वहाँ से भागा। नहीं, हट जाओ। इंस्पेक्टर चीते की तरह उसके पीछे लपका। मैं तुझे भागने नहीं दूंगा कुत्ते। गुंडा टाइप व्यक्ति भागकर बैंक की मुख्य द्वार पार कर गया। इंस्पेक्टर चिल्लाया, रुक जाओ वरना गोली चला दूंगा। पर वह नहीं रुका। इंस्पेक्टर विनोद ने उसकी टांग का निशाना लेकर गोली चला दी। धाएं, आह! उसके लड़खड़ा कर गिरते इंस्पेक्टर विनोद ने चीते की तरह छलांग लगाकर उसे दबोच लिया। अब तू भाग नहीं सकेगा हरामजादे। मेरे प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर दे दे वरना चेहरे का भूगोल बदल दूंगा। और फिर हवलदार, फौरन से हॉस्पिटल ले जाओ। यस सर। मुझे तो इसकी सूरत देखते ही शक हो गया था। अगर मैं आपको जानता नहीं होता तो शायद पेमेंट भी कर दिया जाता। थैंक यू मैनेजर साहब, आपने सचमुच मेरी बहुत मदद की है। और फिर घर पहुंचकर, यह चेक तुमने गोविंद नाम के एक गुंडे को राजेश का खून करने के लिए दिया था? बोलो माँ, तुमने राजू का कत्ल क्यों करवाया? बोलो क्यों? ओह, तो तुम्हें सब कुछ पता चल चुका है। हाँ, मैंने ही उस सांप का फन कुचलने में गोविंद नाम के हत्यारे की मदद ली थी। सचमुच बेटा, वह सांप था जो लोगों में जहर बांटता फिर रहा था। मासूम निर्दोष अनीता को धक्का उसी ने दिया था। और जब उसने अपने पाप को निर्दोष आलोक कोठारी के सिर मरना चाहा तो मैंने गोविंद के जरिए उसे धमकी देकर गवाही बदलने को कहा। अगर अदालत में तुमने वह नहीं कहा जो तुम्हें बताया गया है तो मैं वही कहूँगा। अदालत में उसने कोठारी को बचाने वाले अभियान तो दे दिया, लेकिन उसने अपना जुर्म नहीं कबूला। तब अदालत को सारी कहानी बताने के लिए मैं स्वयं वहाँ पहुँच गई। अगर मेरी कहानी अदालत में झूठी साबित हो गई तो गोविंद के रिवॉल्वर की गोली एक माँ के इंसाफ भी देख लेगी। पर मुझे अदालत में देखते ही राजू नाम के उस गिरगिट ने रंग बदल दिया। इसी क्षण गोविंद ने उसे सदा के लिए खामोश कर दिया। जिस सांप को मैंने जन्म दिया, अपना दूध पिलाकर पाला, उसी सांप को फन कुचलते हुए एक माँ की आत्मा नहीं थर्राई। बेटे, मैंने अपना कर्ज पूरा किया, अब तुम अपना कर्तव्य निभाओ। और सचमुच वह एक इंसाफ की देवी थी जिसने न्याय की राह पर चलते हुए अपने बेटे को भी नहीं बख्शा था। उस चाकू पर भी माँ की ही उंगलियों के निशान पाए गए थे जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ी इंस्पेक्टर की जीप की सीट में धंसा पाया गया था। समाप्त।